हेलो नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग विद अक्षत यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। अगर आप बीएससी नर्सिंग 6th सेमेस्टर से हैं और आप सेमेस्टर एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आज हम एक विशेष सब्जेक्ट का एक विशेष टॉपिक लेके आया हूँ। और जो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है मेंटल हेल्थ नर्सिंग का नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। कोई भी डिसीज़ आती है, कोई भी कैसी भी डिजीज़ आती है, उसके अंदर नर्सिंग मैनेजमेंट कैसे लिखना है। ठीक है, तो मेंटल हेल्थ नर्सिंग मैनेजमेंट। ठीक है, सबसे पहले नर्सिंग मैनेजमेंट को आपको ट्रिक के साथ लिखना है, जैसे कि NOI ट्रिक। और वो NOI ट्रिक क्या है? नर्सिंग डायग्नोसिस, उसका ऑब्जेक्टिव और इंटरवेंशन। इस फॉर्मेट के अंदर आपको क्या लिखना है? नर्सिंग मैनेजमेंट आपको लिखना है। सबसे पहले प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस, उसका ऑब्जेक्टिव और उसका इंटरवेंशन। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले एग्जाम्पल है सिजोफ्रेनिया, उसको बताने से पहले मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले बात कर रहे हैं हम सिजोफ्रेनिया के अंदर। सिजोफ्रेनिया में जो सबसे पहला नर्सिंग डायग्नोसिस, प्रायोरिटी बेस्ड नर्सिंग डायग्नोसिस जो आपको फर्स्ट नंबर पे लिखना है, उसके बाद क्या लिखना है तो वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला सेंसरी परसेप्शन। ठीक है, सेंसरी परसेप्शन, उसके अंदर हेलुसिनेशन होता है, विजुअल और ऑडिटरी। मोस्ट कॉमन कौन सा होता है? ऑडिटरी और विजुअल। डिस्टर्ब थॉट प्रोसेस होता है किसके अंदर? सिजोफ्रेनिया के अंदर। और सोशल इंटरेक्शन होता है डिस्टर्ब, यानी सोशल इंटरेक्शन क्या है? बना नहीं पाता है। ठीक है, सोसाइटी के अंदर सोशल इंटरेक्शन होता है तो ये डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है। तो ये थ्री नर्सिंग डायग्नोसिस आप कॉमन प्रायोरिटी वाइज लिख सकते हैं। फर्स्ट पे आप लिख सकते हैं सेंसरी परसेप्शन, दूसरे पे थॉट प्रोसेस, थर्ड पे सोशल इंटरेक्शन। उसके बाद बात करते हैं मेनिया के अंदर आपको लिखना है सबसे पहले रिस्क फॉर इंजरी, रिस्क फॉर थ्रॉट। तो ये आपके मेजर कंपोनेंट है किसके अंदर? मेनिया के अंदर। तो आप ये इन दोनों को प्रायोरिटी पे रख सकते हैं। उसके बाद है डिप्रेशन के अंदर सबसे पहला डायग्नोसिस होता है सेल्फ हार्म का। ठीक है, डिप्रेशन है तो खुद को चोट पहुंचा सकता है, सेल्फ हार्म की रिस्क बढ़ती है। होपलेसनेस देखने को मिलता है, हेल्पलेसनेस देखने को मिलता है। तो ये आप प्रायोरिटी वाइज नर्सिंग डायग्नोसिस लिख सकते हैं किसके अंदर? डिप्रेशन के अंदर। एंजाइटी के अंदर खुद एक एंजाइटी डायग्नोसिस हो गया, अल्टर्ड कम्युनिकेशन हो गया। ठीक है, तो आप ये एंजाइटी, फोबिया, पैनिक के अंदर लिख सकते हैं। उसके बाद एनोरेक्सिया नर्वोसा, एंजाइटी और न्यूट्रिशन इम्बैलेंस होता है। एंजाइटी देखने को मिलती है, न्यूट्रिशन इम्बैलेंस होता है। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं सोमेटोफॉर्म के अंदर। तो सोमेटोफॉर्म में रोल का परफॉर्मेंस, ठीक है, पर्सनालिटी और एंजाइटी। तो ये आप लिख सकते हैं। तो और कुछ नर्सिंग डायग्नोसिस हैं जो देखिए यहाँ पर साइड में लिखे हुए हैं। इनके बाद आप ये लिख सकते हैं, जैसे कि इंजरी, थ्रॉट के बाद स्लीप का डिस्टर्बेंस होना, डिप्रेशन के अंदर सुसाइडल की टेंडेंसी है ना, कम्युनिकेशन, अल्टर्ड कम्युनिकेशन होना। ठीक है, फैमिली प्रोसेस के अंदर अल्टरनेस आना, सेल्फ स्टीम गिर जाएगा, इनफेक्टिव कॉपिंग, क्योंकि यहाँ पे उसकी इनफेक्टिव प्रॉब्लम स्किल्स जो हैं वो इनफेक्टिव हैं, तो इनफेक्टिव कॉपिंग। उसके एनोरेक्सिया नर्वोसा के अंदर सेल्फ स्टीम गिर सकता है। तो ये आप नर्सिंग प्रायोरिटी डायग्नोसिस के बाद आप ये 3rd नंबर पे, 4th नंबर पे आप लिख सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ स्टेप सेकंड कैसे कैसे लिखना है। देखिए, सबसे पहले सिजोफ्रेनिया में फर्स्ट प्रायोरिटी पर आपको ये दोनों पॉइंट, जैसे कि डिस्टर्ब सेंसरी परसेप्शन, मोस्ट कॉमन मैंने आपको बताया, ऑडिटरी और विजुअल। उसके बाद आपको रखना है डिस्टर्ब थॉट प्रोसेस। कौन सा? डिस्टर्ब थॉट प्रोसेस। इसके बाद आपको रखना है यहाँ पर रिस्क फॉर वायलेंस, सेल्फ डायरेक्टेड और अदर डायरेक्टेड। क्या सिजोफ्रेनिया में रिस्क फॉर वायलेंस की रिस्क हो सकती है। इसके बाद इम्पेयर्ड सोशल इंटरेक्शन। अब मान लो आपने फर्स्ट नंबर पे सेंसरी परसेप्शन रखा, दूसरे नंबर पे थॉट प्रोसेस रखा, थर्ड पे रिस्क फॉर वायलेंस, तो 4th नंबर पे आपको इम्पेयर्ड सोशल इंटरेक्शन रखना है। मेनिया के अंदर आप ये डायग्नोसिस लिख सकते हैं। डिप्रेशन के अंदर इम्पेयर्ड सोशल इंटरेक्शन होता है। इसके बाद इंटरप्टेड फैमिली प्रोसेस, मैंने आपको वही बताया, इंटरप्टेड फैमिली प्रोसेस होता है।
ठीक है। अब बात करते हैं स्पेशली फॉर डिप्रेशन, तो हाई रिस्क फॉर हार्म सेल्फ डायरेक्टेड और वायलेंस, वही हाई रिस्क होती है, वायलेंस होता है, ठीक है। ये आप काट दीजिएगा क्योंकि मैनिक एपिसोड के लिए मैंने आपको अलग से बता दिया। तो ये डिप्रेशन के अंदर आप स्पेशली इसको लिख सकते हैं। उसके बाद क्या लिख सकते हैं, तो मेनिया के अंदर आप सबसे पहले ये दोनों पॉइंट मेनिया के अंदर रिस्क फॉर इंजरी किससे रिलेटेड, एग्जॉशन, डिहाइड्रेशन, हाइपर एक्टिविटी, फिजिकल एजिटेशंस की वजह से। और मेनिया में भी रिस्क फॉर क्या होता है, वायलेंस। तो मैंने आपको बोला सिजोफ्रेनिया, डिप्रेशन और मेनिया के अंदर रिस्क फॉर वायलेंस क्या है, कॉमन नर्सिंग डायग्नोसिस आप तीनों में लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं मेनिया, सिजोफ्रेनिया, डिप्रेशन के अंदर क्या होता है, इनफेक्टिव कॉपिंग देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है, इनफेक्टिव कॉपिंग, क्योंकि यहाँ पे इनफेक्टिव क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है। और कोई भी साइकेट्रिक का पेशेंट है उसके अंदर ये डायग्नोसिस तो आपको देखने को मिलता ही है। ये आप कहीं भी लिख सकते हैं, डिस्टर्ब्ड स्लीप पैटर्न, भाई नींद नहीं आती है पेशेंट को, ठीक है। तो आप इस डायग्नोसिस को कहीं भी कोई भी डिसीज आ जाए लिख सकते हैं। सबसे पहले तो प्रायोरिटी वाला लिखना है, और उसके बाद आपको याद नहीं आ रहा तो आप ये लिख सकते हैं, डिस्टर्ब स्लीप पैटर्न। और स्लीप पैटर्न को मेंटेन करने के लिए हम एंजियोलाइटिक मेडिकेशन और एंटी डिप्रेशन मेडिकेशन देते हैं। उसके बाद ड्रेसिंग ग्रूमिंग सेल्फ केयर डेफिसिट, ठीक है। ड्रेसिंग सेंस का क्या, उसके अंदर डिस्टर्बेंस होता है। और डिप्रेशन के अंदर सबसे मैंने आपको बताऊं, डिप्रेशन के अंदर डिसफंक्शनल ग्रीविंग रिलेटेड टू रियल और परसीव्ड लॉस ऑफ ब्रेन, ठीक है। सेल्फ स्टीम के अंदर डिप्रेशन डिस्टर्ब देखने को मिलता है क्योंकि रिलेटेड टू होपलेसनेस, इम्पेयर्ड कॉग्निशन और नेगेटिव व्यू ऑफ सेल्फ। अपने आप को नेगेटिव मानता है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव मानने लगता है, ठीक है। तो ये डिप्रेशन वाले पेशेंट के अंदर आप ये लिख सकते हैं। वही अल्टर्ड कम्युनिकेशन और अल्टर्ड रेस्ट एंड स्लीप, ये भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद मैं बात करता हूँ एंजाइटी। तो ये सारे जो थे ये साइकोटिक डिसऑर्डर के थे। अब अगर मैं बात करूँ एंजाइटी डिसऑर्डर में, आप सबसे प्रायोरिटी पे क्या रख सकते हैं, तो पैनिक सीवियर एंजाइटी रिलेटेड टू कॉज एंड साइन और सिम्टम्स, ठीक है। पावरलेसनेस रिलेटेड टू इम्पेयर्ड कॉग्निशन। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर इनफेक्टिव कॉपिंग किससे रिलेटेड देखने को मिल सकती है, अंडर डेवलप्ड ईगो और बायोकेमिकल चेंजेस की वजह से। अल्टर्ड इनफेक्टिव कॉपिंग, वही रोल परफॉर्मेंस। तो ये जो थे ऊपर के इनफेक्टिव, पावरलेसनेस, ये आप एंजाइटी वाले डिसऑर्डर के अंदर। और जो आपके अल्टर्ड इनफेक्टिव कॉपिंग हैं, ठीक है, रोल परफॉर्मेंस में क्या अल्टरनेस नहीं है, तो ये जो सोमेटोफॉर्म आपके डिसऑर्डर होते हैं, ठीक है, पर्सनालिटी डिस्टर्बेंस होता है, पर्सनालिटी को नहीं पहचान पाता, खुद को नहीं पहचान पाता, अपने घर वालों को नहीं पहचान पाता ये कौन है क्या है, ठीक है। वही सेंसरी परसेप्शन के अंदर डिस्टर्बेंस आता है। सिजोफ्रेनिया में तो विजुअल और ऑडिटरी के अंदर आता है। यहाँ सोमेटोफॉर्म के अंदर विजुअल और काइनेस्थेटिक के अंदर क्या होता है, सेंसरी परसेप्शन देखने को मिलता है। डिस्टर्ब सेंसरी परसेप्शन रिलेटेड टू विजुअल एंड काइनेस्थेटिक। अब आते हैं ईटिंग डिसऑर्डर्स पर। बुलिमिया नर्वोसा, एनोरेक्सिया नर्वोसा है, इम्बैलेंस न्यूट्रिशन, लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट, लो सेल्फ स्टीम, अल्टर्ड फैमिली प्रोसेस और रोल परफॉर्मेंस, इनके अंदर आप लिख सकते हैं। डिलेड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में लिख सकते हैं। इम्पेयर्ड वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में आप लिख सकते हैं, ठीक है भाई। न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस है तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डिलेड होगी। आपके ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर हैं तो जैसे डिलीरियम और डेमेंशिया, तो उसके अंदर मेमोरी इम्पेयर्ड होती है। ट्रॉमा हो जाता है तो फॉल एंड रिस्क फॉर ट्रॉमा रिलेटेड टू फॉल कन्फ्यूजन, क्योंकि ये आपका ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर है। कौन, ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं, डिलीरियम एंड डेमेंशिया, ठीक है। कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट होता है। अब नोट में क्या लिख रहा है, देखिए सबसे पहले आपको जो भी डायग्नोसिस लिखें तो आप उसका कॉज ज़रूर बताएं रिलेटेड टू। जैसे मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ रिलेटेड टू कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, रिलेटेड टू फॉल कन्फ्यूजन। तो मतलब अगर ये इम्बैलेंस देखने को मिलता है, कोई डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है, कोई अल्टरनेस देखने को मिलती है, तो किसकी वजह से देखने को मिलती है, ये आपको ज़रूर लिख के आना है, ठीक है। तो ये थे कुछ कॉमन नर्सिंग डायग्नोसिस जो आप सिजोफ्रेनिया, मेनिया, डिप्रेशन, बाइपोलर, एंजाइटी, पैनिक, फोबिया, है ना, सोमेटोफॉर्म और ईटिंग डिसऑर्डर और आपके ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर के अंदर लिख सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ कॉमन इंटरवेंशन के बारे में, ठीक है। तो स्टेप आगे चलते हैं।
कॉमन इंटरवेंशन में पेशेंट के साथ काम एंड जेंटल अप्रोच रखनी है, उसके ऊपर शाउट नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, टच नहीं करना, ठीक है। थेरापेटिक कम्युनिकेशन करनी है। तो ये 3 मेन तो आपको लिखने हैं, ये लिखने कंपलसरी है कि काम एंड जेंटल अप्रोच रखना है, शाउट नहीं करना है, एंगर नहीं रखना है, टच नहीं करना है, थेरापेटिक कम्युनिकेशन रखना है, ठीक है। गिव मेडिसिन एंड थेरेपीज प्रॉपरली। और साइकेट्रिक पेशेंट की क्या होते हैं, कुछ स्टाफ क्या होता है, फेवरेट होता है, तो उनके साथ तो आप क्या करें, असिस्ट करें फेवरेट स्टाफ ऑफ पेशेंट, ठीक है। पेशेंट को कोई भी सस्पिशियस होता है सब उसके साथ सपोर्ट करना है, उसके ऊपर गुस्सा नहीं करना है। किसी पेशेंट कन्वल्सन, ट्रिमर्स वगैरह, सीजर्स वगैरह आते हैं तो उनका माइंड डाइवर्ट करना है, ठीक है, उनको इंगेजिंग करना है इंटरपर्सनल एक्टिविटी के अंदर। पेशेंट की सेफ्टी और ख़ुद की सेफ्टी रखनी है। ड्रग्स की प्रॉपर डोज देनी है, ठीक है, ज़्यादा डोज नहीं देनी है, जितनी आपको डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब की है उतनी ही देनी है, क्योंकि ज़्यादा देने से टॉक्सिसिटी हो सकती है। पेशेंट को हमेशा ह्यूमन की तरह ट्रीट करना है, ऐसा नहीं ये पागल है यार मैं तो उसको ट्रीट नहीं करूँगा, ऐसा नहीं। आपको हर पेशेंट को ट्रीट करना है, साइकेट्रिक पेशेंट को ट्रीट करना है एज अ ह्यूमन। पेशेंट की रेस्पेक्ट करनी है, प्राइवेसी मेंटेन करनी है और उसका कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना है, और सिंपल बेसिक कन्वर्सेशन करना है जो उसके रियलिटी से बेस्ड हो। ऐसा नहीं कोई बात आपने बताई तो आपने इतना घुमा फिरा के बताया, ठीक है, नहीं, बिल्कुल सिंपल बेसिक कन्वर्सेशन करनी है जो वो समझ सके, ठीक है। और उसका एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन करना है आपको, मोटिवेशन और असिस्ट इन डेली एक्टिविटी, उसको मोटिवेट करना है और डेली रूटीन एक्टिविटीज़ के साथ क्या करना है, उसको असिस्ट करना है। तो ये कॉमन उसके क्या है, नर्सिंग इंटरवेंशंस। अब मैं आपको बताऊं, यहाँ पर एक एग्जांपल मैं आपके लिए लेके आया हूँ। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया सिजोफ्रेनिया, तो सिजोफ्रेनिया के अंदर मैंने एक डायग्नोसिस लिखा, डिस्टर्ब सेंसरी परसेप्शन, ठीक है, ऑडिटरी विजुअल मोस्ट कॉमन देखने को मिलता है। अब ये किस वजह से देखने को मिलते हैं, तो देखिए, विड्रॉल इनटू सेल्फ पैनिक एंजाइटी एंड डिसऑर्डर ऑफ थॉट, ठीक है, सेल्फ पैनिक एंजाइटी की वजह से और किसकी वजह से, थॉट प्रोसेस की वजह से क्या देखने को मिलता है, सेंसरी परसेप्शन, उसका डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है। अब गोल क्या है, तो गोल ये है कि पेशेंट विल बी एबल टू डिफाइन टेस्ट एंड रियलिटी, ठीक है, और एलिमिनेटिंग द अकरेंस ऑफ हेलुसिनेशंस। तो ये इसके क्या हैं, गोल। अब इंटरवेंशन क्या करोगे, इंटरवेंशन सबसे पहले नर्स करेगी कि जो भी हेलुसिनेशन के साइन है उनको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। पेशेंट को देखना है कि कोई हेलुसिनेशन की साइन तो नहीं है, जैसे कि लिसनिंग पोज, है ना, लाफिंग और टॉकिंग, मतलब हंस तो नहीं रहा ज़्यादा, टॉकिंग टू सेल्फ, खुद से ही बातें तो नहीं कर रहा, स्टॉपिंग इन मिड सेंटेंस, जो भी है वो बोलता जा रहा है, बीच बीच में रुक के तो नहीं बोल रहा, तो ये सब क्या करेगी, नर्स ऑब्जर्व करेगी। अवॉइड टचिंग द क्लाइंट विदाउट वार्निंग, ठीक है, टच नहीं करना है, अवॉइड करना है, क्लाइंट को टच नहीं करें, ठीक है। उसके बाद उसके क्या करना है, एटीट्यूड को डेवलप करना है, एक्सेप्टेंस, हाँ कि ये है, ये सच्ची में है, ये ऐसा होता है, ठीक है, ये सब। डो नॉट रेनफोर्स द हेलुसिनेशन, यूज द वॉइस इंस्टेड ऑफ वर्ड्स लाइक डेट सिंपली वैलिडेशन, ऐसे वर्ड्स का यूज़ करना है जो वो इजीली समझ पाए, ठीक है, रियलिटी बेस्ड हो, और उसको हेल्प करना है किसके अंडरस्टैंडिंग, मतलब उसको समझाना है कि क्या कनेक्शन होता है एंजाइटी और हेलुसिनेशन के अंदर। तो ये मेन इंटरवेंशन होते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको यहाँ पर नर्सिंग मैनेजमेंट की ट्रिक बताई है कि आपको इस तरह से आपको सबसे पहले नर्सिंग डायग्नोसिस, ऑब्जेक्टिव, इंटरवेंशन रखना है। सिजोफ्रेनिया में कौन सा डायग्नोसिस फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे, फिर उसके बाद कौन कौन सी लिख सकते हैं, फिर लास्ट में मैं कुछ आपको भी ऐसे दिखा देता हूँ। डिस्टर्ब सेंसरी परसेप्शन, ऑडिटरी, विजुअल, ऑल टाइप ऑफ सिजोफ्रेनिया की ये क्या है, नर्सिंग प्रोसेस यानी नर्सिंग डायग्नोसिस है। आप इनको ऑल टाइप ऑफ सिजोफ्रेनिया के क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहला डिस्टर्ब सेंसरी परसेप्शन, डिस्टर्ब थॉट प्रोसेस, ये इनके मेन इंटरवेंशन है जो आप लिख सकते हैं, ठीक है। डिस्टर्ब थॉट प्रोसेस, फिर नर्सिंग डायग्नोसिस, रिस्क फॉर वायलेंस मैंने आपको बताया, इम्पेयर सोशल इंटरेक्शन मैंने आपको बताया, इंटरप्टेड फैमिली प्रोसेस के बारे में मैंने आपको बताया। इसके बाद बाइपोलर डिसऑर्डर, जो बाइपोलर डिसऑर्डर होते हैं उनके अंदर रिस्क फॉर इंजरी, जो मेनिया का पेशेंट होता है, रिस्क फॉर वायलेंस होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर
इम्पेयर्ड सोशल इंटरेक्शन होता है उसके अंदर, ठीक है, थॉट प्रोसेस, ठीक। इसके बाद इन्फेक्टिव इंडिविजुअल कॉपिंग देखने को मिलती है क्योंकि उसकी इन्फेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होती है। इसके बाद देखने को मिलता है हर पेशेंट, साइकेट्रिक पेशेंट के अंदर स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब देखने को मिलता है। एनोरेक्सिया या बुलिमिया नर्वोसा वाले पेशेंट के अंदर न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस देखने को मिलता है। डिप्रेसिव डिसऑर्डर होता है तो खुद को हार्म, सेल्फ डायरेक्टिव वायलेंस, ठीक है, डिसफंक्शनल ग्रेविंग। तो ये यहाँ पर कॉमन नर्सिंग डायग्नोसिस और कॉमन इंटरवेंशन दे रखे हैं, ठीक है। डिप्रेसिव डिसऑर्डर के, पैनिक सीवियर एंजाइटी डिसऑर्डर के, इसके बाद ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स के, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या दे रखे हैं, इनके कॉमन नर्सिंग डायग्नोसिस और इंटरवेंशन दे रखे हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर कोई भी डिजीज़ आती है तो आपको इस तरीके से नर्सिंग मैनेजमेंट आपको लिख के आना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। आज की वीडियो में केवल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।